हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों बाकी सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है सिलेबस का? अच्छा, ठीक है, नाइस। अगले वीक मैंने रखी है बच्चों फिजिक्स की ना। मैंने एक बार क्लासेस तो रखवाई हुई हैं 3। हम देख लेंगे कि मतलब प्लान कर लेते हैं कि मतलब कुछ करने वाला है कि नहीं है, क्या है। ये तो हो गया था ना बच्चों, टेस्ट 4। टेस्ट एक्सक्यूज पे। मी सर। हम्म। सर फोर्थ में ना भी पड़े हैं डाउट्स। अच्छा, फोर्थ में बोलो भाई। 13th क्वेश्चन। इसके अंदर तो हमें बच्चों इधर टेंशन निकालनी है। तो अगर मैं इस नॉट का एफवीडी बनाऊं तो ये बन जाएगा ना सीधा, एफ इक्वल टू 2t साइन थीटा। और एफ आपको दिया हुआ है 314 इज इक्वल टू 2t। थीटा स्मॉल दिया हुआ है 3 डिग्रीज। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो।
कितना बन जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 3, राइट? तो ये आपका पाई, ये 100 आ गया, ये 30 आ गया, तो टी से 3000 आ गया। आगे। फोर्टीन क्वेश्चन, ब्लॉक का मास दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, 2 मीटर दूर है, पहले कांस्टेंट फोर्स से मूव किया 1 मीटर, और फिर छोड़ दिया, तो 1 मीटर उसने खुद से मूव किया, और हमें कहा है कि वो जो गिरा वो 2 मीटर दूर गिरा। तो आप जो पहले तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगा के ये निकाल सकते हो कि ये जब गिरा होगा तो इसकी क्या वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये जो वेलोसिटी आई, अब इसमें दो पार्ट्स हो गए। पहले 1 मीटर में तो आपने फोर्स लगाई है, दूसरे 1 मीटर में नहीं लगाई। तो आप अब ये ए और बी पोजीशंस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। इसमें फोर्स का वर्क डन आ जाएगा 50, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पूरे में आ जाएगा म्यू एम जी इंटू 2, और वो माइनस होगा, तो उससे वी निकल आएगा, और बस उससे म्यू निकल आएगा। 17th क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे थीटा है, ओके। तो ये ग्राफ्स हो गए। ओके ठीक है, 17th में तो बच्चों सिचुएशन सिंपल है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है, तो आपको थीटा का ग्राफ बताना है विद द वेरियस क्वांटिटीज। तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन, इसके साथ क्या होगा, जैसे जैसे थीटा एंगल बढ़ेगा तो कुछ देर तक तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगी उसको रेस्ट पे रखने के लिए, एम जी साइन थीटा। लेकिन एक एंगल के बाद जब फ्रिक्शन उसको रोक ही नहीं पाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट जो मैक्सिमम है वही हो सकती है।
तो इसमें बच्चों मतलब बताओ क्या ए के साथ पी आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सोच के बताना मुझे। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों ऐसा होगा ना कि एक टाइम पे तो म्यू एस एन तक होएगी और उसके बाद म्यू के एन हो जाएगी। तो यहाँ तो पक्का ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा, और क्लियरली क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के अलग अलग दिया हुआ है। ये बात समझ आई बच्चों? मतलब अ, मेरा मतलब था कि ग्राफ की शेप तो जो होगी अलग होएगी होएगी, बट इस केस में किंग पक्का आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स होएगी क्या, पहले एम जी साइन थीटा होएगी, है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो साइन थीटा के हिसाब से वेरी कर रही है। मतलब पहले म्यू एस एम जी साइन थीटा होएगी और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में तो लिमिटिंग ही हो जाएगी, तो वो म्यू के एम जी कॉस थीटा हो जाएगी। तो कौन सा ग्राफ लग रहा है बच्चों, कौन सा आएगा? मतलब बच्चों इन ऑप्शंस में से टी समझ आ रहा है, लेकिन वैसे तो ये ग्राफ गलत हुआ ना। मतलब साइन थीटा का ग्राफ बनना चाहिए ना। क्या लगता है बच्चों? द फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा होगी ना इनिशियली। तो मतलब फ्रिक्शन और साइन थीटा का ग्राफ बनेगा ना, वो तो इस टाइप का होता है। बोलो भाई। ओ सॉरी, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। ऐसे ही होता है सचो साइन थीटा का। ठीक है, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो ऐसे ही आएगा। और दूसरा किंग के साथ आ गया, तो पी के साथ टी ऑप्शन बन गई। इसमें ए के साथ टी ऑप्शन बन गई बच्चों, इसमें कोई डाउट बच्चों? फिर अगला है, अब ये सब तो ऑप्शन से बना लेंगे हम ना। वैसे तो एक से ही काम बनता है अपना, बट चलो और भी अगर देखता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है, जो वो इनिशियली तो जीरो ही होएगी। वो सीधा ही पता है कि फिर कौन सा उसके हिसाब से क्यू आएगा डी के साथ, है। और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज एम जी कॉस थीटा, बी ऑप्शन। तो वो तो कॉस थीटा का ही ग्राफ आना है। तो वो कौन सा बन गया बच्चों? आर बन गया, राइट। तो बस इस तरह से निकल आएंगे, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हमने किए हुए हैं बहुत सारे। स्मूथ सर्फेसेस, एंगल थीटा। तो ए ऑप्शन क्लियरली गलत है, क्योंकि जो स्मॉल एम ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होएगी, उससे तो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ही लग रही हैं। तो ए ऑप्शन गलत हो गई, बी ऑप्शन ठीक हो गई डायरेक्टली। सी ऑप्शन, वेज की एक्सेलरेशन, यस, जी साइन थीटा से बड़ी होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट आ रहा है ब्लॉक का। तो सी भी सीधा ही आ गई। एंड डी ऑप्शन, नॉर्मल फोर्स exerted by inclined plane on wedge is less than m plus mg cos theta। तो बच्चों ये कैसे पता चलेगा? भाई क्लियरली वेज की जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग द इंक्लाइन है, तो वेज की तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जो स्मॉल एम मास है उसकी तो एक्सेलरेशन वर्टिकल है, तो उसकी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो आ रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो इसका मतलब उसके अलोंग कुछ तो कंपोनेंट आ गया एक्सेलरेशन का, तो इसका मतलब नेट फोर्स mg cos थीटा तो नहीं होगी ना, उससे तो कमी होगी, तभी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, दोनों ब्लॉक्स को इक्विलिब्रियम में रखना है, राइट? तो मतलब ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि ऐसा है कि स्प्रिंग खिंचा हुआ है, तो स्प्रिंग वापस फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आगे को लग रही है, तो ये बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमें ऑप्शंस देख के ही करना है ये। तो 2 वाले का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, 3 वाले का 0.4 है। तो हमें फिट एंड ट्रायल से ही करना है। जैसे अगर हम 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन मानते हैं, तो 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन का मतलब हो गया जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो गई? स्प्रिंग फोर्स 3 न्यूटन हो गई। तो अब जो अब क्या 2 kg वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो सकती है? म्यू एम जी, तो 6 हो सकती है। और 3 वाले पे कितनी हो सकती है? 12। तो 3 में कोई चक्कर नहीं है, 6 में भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी इन दोनों से कम आ गई। सी डी में तो क्लियरली ज्यादा आई गई, तो वो पॉसिबल नहीं। हाँ बच्चों, टेस्ट 5। ये तो दिया है, ये तो। Next question. System is released from rest 2 seconds after the release. The system is released from rest 2 seconds after the release. The bigger block is held for an instant and again released. Find the time elapsed for the thing again. Right. तो पहले तो हमने सिस्टम को 2 सेकंड के लिए छोड़ रखा है बच्चों। तो आप इस केस में एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ब्लॉक्स की।
एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ जाएगी। तो 2 सेकंड्स के बाद कुछ वेलोसिटी आ गई दोनों ब्लॉक्स की। अब हमें कहा है कि जब वो वेलोसिटी आई तब हमने बिगर ब्लॉक को एक इंस्टेंट के लिए छोड़ा और रिलीज कर दिया, मतलब बिगर वाले की हमने वेलोसिटी 0 कर दी और स्मॉलर वाले की तो जो वेलोसिटी v थी वो आई गई। तो जैसे ही हमने ऐसा किया जब थ्रेड स्लैक हो गया, तो अब क्या हो रहा है, अब m ब्लॉक तो v वेलोसिटी से जा रहा था और उस पर g लग रहा होगा नीचे को, और जो 4m था उस पे भी g लग रहा है नीचे को, लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब थ्रेड स्लैक कब होगा, वही थ्रेड वाले रिलेशन से अगर हम देखें कि अगर 4m वाला ब्लॉक x नीचे गया तो थ्रेड को स्लैक करने के लिए स्मॉल m वाले को कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 2x, राइट। तो बस ये कंडीशन लगा दोगे आप। उससे सॉल्व होकर निकल आएगा। सिचुएशन ये है कि 4m वाले को आपने बीच में रोक दिया, तो जब आपने उसको बीच में रोक दिया तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन स्मॉल m तो अपना उसी वेलोसिटी से ऊपर जाता जाएगा, तो थ्रेड जो है वो टेम्पररी स्लैक हो गया। हो गया क्लियर क्वेश्चन। आगे बाद में मैंने दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन लिखा कि अगर थ्रेड को स्लैक करना है तो उसके लिए ये आएगा ना कि अगर 4m ने x नीचे मूव किया हुआ है तो स्मॉल m ने 2x मूव किया होना चाहिए, तभी थ्रेड स्लैक होगा। वो तो पुली का रिलेशन होता है a1 प्लस a2/2, उससे है ना ये। 7th क्वेश्चन, डिस्क का एफबीटी बना दो, उसके फ्रेम में ही चले जाओ। तो mg नीचे, m√3g पीछे को, नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन की टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स बड़ी आएगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन किधर को लगेगी, कि नीचे को लगेगी ऐसे या ऊपर को लगेगी।
एंगल 30 आपको दिया ही हुआ है, तो बस उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन। देखो तो मान लो रिवर ऐसे वीक से जा रही है 45 मीटर की हाइट से, एक मैन को रिलीज किया। जब रिलीज किया था तो मैन 6 मीटर्स अपस्ट्रीम था, मतलब 6 पीछे था। और हमें कहा है कि उसने ड्रॉप किया है। अब हमें कहा है कि वो 3 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मैन लैंड करता है। तो पहले तो आप ये निकाल लोगे कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा। वो √2h/g से वो 3 सेकेंड्स आ गए। तो, तो अब बच्चों हमें कहा है कि वो जो लाइफ गार्ड है वो मैन के 3 मीटर आगे लैंड करता है। इसका मतलब उसने इतनी देर में कितना ट्रैवल किया, 3 मीटर। तो मैं 3 सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल किया है, तो मतलब कितनी स्पीड हो गई, 1 मीटर। इसमें शायद आपने वो गलती मत की हो। मतलब ये कहा है कि जो लाइफ गार्ड है वो मैन के 3 मीटर आगे लैंड किया, तो मतलब उसने क्रॉस नहीं किया, उसके आगे है वो, राइट। 8th क्वेश्चन। एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से अटैच्ड है और उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं कांस्टेंट। आपको कह दिया रिजल्टिंग काइनेटिक एनर्जी का दे दिया ग्राफ वर्सेस पोजीशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो मुझे देखो ग्राफ की हमें कौन सा कोई शेप दी हुई है, मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब अगर हम वैसे सोचे तो क्या क्या पॉइंट्स हैं काम के। एफ की कोई 0 वाला हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी 0 ही है वो तो इनिशियल हो गया, वो कोई खास काम नहीं आएगा। फिर x = 1 वाला पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 4 हो गई। और एक x = 2 वाला है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो x = 2 वाला बच्चों कौन सा पॉइंट हुआ, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला हो गया ना, जहाँ स्पीड 0 होगी। तो उस पे क्या कंडीशन लग जाएगी, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू हाफ kx²। तो एक तो x यहाँ पे 2 है, तो एक तो रिलेशन आपके पास ये आ गया कि मैथमेटिकली F = k। ठीक है, दूसरा हमें दिख रहा है बच्चों x = 1 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब v मैक्सिमम। v मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब
कि फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी। तो वही F इक्वल टू के एक्स, वही एक्स को 1 डाला तो सेम ही चीज आ गई ना, कुछ खास नहीं आया इससे, वो F इक्वल टू के ही आ गया। तो अब आप क्या करोगे, और क्या आप अप्लाई कर सकते थे? हमें ये पता है कि x इक्वल टू 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 जूल्स है। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में, बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो वर्क डन कितना हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, स्प्रिंग 1 से खिंचा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि ये 4। तो एक्स तो 1 ही है, तो x is equal to k by 2 plus 4, और के तो न्यूमेरिकली सेम ही है, तो f by 2 इक्वल टू 4 आ गया, तो f8 बन गया। इसमें आप एसएचएम लगा सकते थे, बट फायदा नहीं होगा एसएचएम से। या कुछ निकलता है एसएचएम से ना, जब तो वो, जब आपको एसएचएम में ऐसा केस तो भी आता ही नहीं जहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसका क्या करोगे? नाइन्थ क्वेश्चन में तो देखने में मुश्किल है कुछ भी नहीं। जब आप सी का एफबीटी बनाओगे उसमें टी ऊपर को आएगा, नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट को आएगा, ठीक है। ए का एफबीटी बनाओगे उसमें बस टी आएगा राइट को। और जब आप बी का एफबीटी बनाओगे, बी के एफबीटी में जो पुलीज है वो भी उसका पार्ट बन जाएंगी। तो बी के एफबीटी में जो फोर्सेस आएंगी आपके बच्चों, वो ऐसे आएगी, टी नीचे को, ये टी राइट को, इधर से टी ऐसे, एक टी ऐसे, फिर नीचे वाले से एक टी ऐसे, और एक टी इधर, और एक इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो सी से आ रहा है। ये बी का एफबीटी मैंने दिखाया है बच्चों। तो बी के एफबीटी में क्या बन गया, एन माइनस टी इक्वल टू
चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब जो सी का एफबीडी है उससे क्या आना था, तो जो एम जी माइनस सी इक्वल टू एम ए सी नीचे को, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा एन इज इक्वल टू एम इंटू जो सी की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वही बी की होगी। ठीक है, और जो ए का एफबीडी है उसमें क्या आएगा, टी इज इक्वल टू बस ए का मास इंटू उसकी एक्सेलरेशन। अब ए की एक्सेलरेशन और सी की एक्सेलरेशन तो बच्चों सेम ही होगी, तभी थ्रेड टाइट रहेगा ना। जितना सी नीचे जाएगा उतना ही ए को राइट को जाना पड़ेगा, तो बस इससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इस केस में तो हाँ ऐसा आ जाएगा। यस बच्चों, जब आप एफबीडी बना रहे होगे तो जो ब्लॉक सी का एफबीडी है इसमें नॉर्मल रिएक्शन तो लेफ्ट को आएगा, वेराज जो बी की एक्सेलरेशन है वो राइट को है ना। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब इस केस में कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा ना आपका आपस में। मतलब इस केस में जो एन है आपका वो जीरो बन जाएगा, वो सीधा ही आ गया। एक मिनट देख लो दोबारा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। बी की एक्सेलरेशन लेफ्ट को तो नहीं आ रही बच्चों? बी के एफबीडी में कौन कौन सी फोर्सेस थी? हाँ, ये देखो ना, बी के एफबीडी में ऊपर वाली तो चार टेंशन फोर्सेस तो कैंसिल ही हो गई, जो सबसे नीचे वाली टेंशन फोर्स है वो लेफ्ट को है, और ये नॉर्मल रिएक्शन राइट को है। हाँ, तो ये ऐसे बन जाएगा कि बी की एक्सेलरेशन लेफ्ट को है बच्चों, तो लाइक वाइज सी की एक्सेलरेशन भी लेफ्ट को होएगी, तो बी की हॉरिजॉन्टल इक्वेशन टी माइनस एन इक्वल टू एम ए बी बन जाएंगे, राइट। और ऐसे ही सी की एन इज इक्वल टू एम ए सी बन जाएगी। अंडरस्टूड?
12th क्वेश्चन बच्चों, आप प्लेटफॉर्म के फ्रेम में चले जाओ। तो जैसे M1 है, उस पे स्यूडो फोर्स लग रही है, M1 है। ठीक है, ये मैं जान के इनको थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ फॉर क्लैरिटी। और इस पे लग रही है M2A। हमें मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन से समझ आ रहा है कि बेसिकली क्या बात करना चाह रहे हैं वो, कि उनको रखा तो कांटेक्ट में है, बट फिर भी उनमें आपस में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट। तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि वो हम बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ जीरो या फिर नॉन जीरो। तो एक बार ऐसे सोचो बच्चों, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो होगा? बोलो भाई, किस केस में ऐसा होगा कि उनके बीच में नॉन जीरो नॉर्मल रिएक्शन होगा? देखो, जो नॉर्मल रिएक्शन आने का चांस तभी बनता है ना, अगर ऐसा हो कि जो पीछे वाला ब्लॉक है, मतलब जो M2 है, वो ज्यादा फास्ट मूव करना चाह रहा हो, M1 स्लो मूव करना चाह रहा हो, तो इसलिए फिर M2 जो है वो M1 को धक्का मारेगा, राइट। अब जब हम फोर्सेस दिखाते हैं, ये फोर्सेस हो गई जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मैं उसका लिमिटिंग केस बनाऊं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी म्यू M1G या म्यू M2G हो गई इधर। तो मतलब अगर आप सॉल्व करते हो तो दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम आती है ना। तो अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम आ गई, व्हाट डज दैट मीन? कि कोई नॉर्मल नहीं आएगा। हाँ सर। तो मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं है M1 M2 मासेस से। आगे।
14 क्वेश्चन, ए से बी, एक डायरेक्ट पाथ है, 4 इनडायरेक्ट पाथ है। तो हमें कहा है कि डायरेक्ट पाथ और 3 ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ्स में कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, और चौथे में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों कर रहे हैं। चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ईच पाथ इज इंडिकेटेड। ओके, तो सबसे पहले तो जिन पाथ्स पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है, उन पाथ्स का तो वर्क डन सेम ही होगा। तो आप जो 4 आपके इनडायरेक्ट पाथ्स हैं, चारों का वर्क डन निकाल लो। वो नहीं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी तो वर्क डन बाय चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मतलब वर्क, अगर मान लो कहीं पे एफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव तो क्या होता है, वो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। हम्म, अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि अगर जो हम लिखते हैं, वी राइट ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। जो हम बच्चों ये लिखते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव is equal to delta U plus delta K, which is nothing but delta N. नहीं, इसमें
एक सेकंड में देख रहा हूँ बच्चों, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे एक्चुअली बस आई थिंक ये ना वर्ड इन्होंने गलत लिख दिया, चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लिखना था, ये वर्क डन इन ईच पाथ लिखना था, टोटल वर्क डन। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? क्योंकि अगर हम इसको चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं तो वो तो जिन पाथ्स पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, वहां तो कोई चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आएगा ही नहीं ना। ये समझ आ रहा है बच्चों? तो मतलब ये लास्ट लाइन में बच्चों वर्क डन लिखवाना चाहिए था, वर्क डन इन ईच पाथ। और फिर उसके करस्पॉन्डिंग बी ऑप्शन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे भी डेल्टा ई एम ई सी की जगह वर्क डन आएगा। तो क्लियर हुआ ये? ओके, चलो आगे। क्वेश्चन वर्क मूव कर सकता है, एक गर्ल है वेज के ऊपर, pushes a small ball of negligible mass on the horizontal, ठीक है।
Ball is pushed at the same instant as the motion of wedge starts. Initial velocity of ball is 12 meters per second relative to wedge. Find the time after which ball returns to girl. Assume that horizontal surface of wedge is very long. ओके तो देखो उसके फ्रेम में अगर हम ये वेज के फ्रेम में चले जाएं तो इस बॉल की वेलोसिटी हमने इसको दी है 12 और देखो ये जो वेज है वो जी साइन थीटा से नीचे जा रहा होगा तो इस पे स्यूडो फोर्स कितनी लग जाएगी इधर को लग जाएगी एम जी साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन तो आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो बस फिर तो यही करना है कि कब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जीरो है ये मतलब क्वेश्चन 16 में कोई चेंज तो नहीं था आंसर में नहीं ओके हाँ जी और कोई बच्चों नाइनटीन क्वेश्चन देयर आर 4 पैकेजेस हम बेल्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तो बच्चों हम एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं राइट तो जो बच्चों फोर्स का वर्क है तो वो किस में जा रहा है इन ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है ठीक है तो अब हमने ब्लॉक 2 को गिराना है तो अब बच्चों होगा क्या ध्यान से देखो अभी जब आप पहला 2 सेंटी कितना हो गया 200 mm कितना हो गया 20 सेंटीमीटर
अभी जब आप पहला 20 सेंटीमीटर मूव कराओगे बेल्ट को, तब तो चारों ब्लॉक्स मूव करेंगे। ठीक है, तो आपके पहले 20 सेंटीमीटर में जो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी वो चारों ब्लॉक्स के ऊपर लगेगी। और फिर अब 20 मूव करवाने के बाद ब्लॉक नंबर 1 तो गिर गया, हमें ब्लॉक 2 की स्पीड निकालनी थी। ब्लॉक 2 को मूव करवाने के लिए मतलब टोटल 40 सेंटीमीटर मूव करवाना है ना, जिसमें पहले 20 सेंटीमीटर में तो चारों ब्लॉक्स मूव करेंगे। जो नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर है उस पे जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, ब्लॉक 1 तो गिर चुका, अब किस पे लगेगी, सिर्फ अगले 3 पे लगेगी, है ना। तो उससे ब्लॉक 2 की वेलोसिटी निकल आएगी। अंडरस्टूड। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। 21st क्वेश्चन में बच्चों देखो, जो प्लैंक है वो एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ब्लॉक के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम इस प्लैंक की बात करें बच्चों, तो जैसे जैसे हम बच्चों ये बताओ, जैसे जो फिगर में फोर्स दिखाई हुई है, जब हम वो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग दबेगा। अगर स्प्रिंग दबेगा तो जो ये वाला स्टैंड है जहां से स्प्रिंग फंसा हुआ है, स्प्रिंग इस स्टैंड पे लेफ्ट को फोर्स लगाएगा, तो ये जो स्टैंड है वो नीचे प्लैंक पे किधर को फोर्स लगाएगा, लेफ्ट को लगाएगा। राइट, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा mg, एक इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा 2mg, और एक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गई पीछे को μn। ये एफबीटी समझ आ रहा है बच्चों। तो वो कब मूव करना शुरू करेगा, जब आपका kx इक्वल टू 2 μ mg हो जाए। तो यहां से आपके पास x निकलेगा। अब x कैसे निकालोगे बच्चों, अब ऊपर वाले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे आप वर्क एनर्जी लगा दो।
तो वो क्या बन जाएगा? के एक्स की डायरेक्शन, जब हम फोर्स से स्प्रिंग को दबा रहे होंगे तो स्प्रिंग स्टैंड पे लेफ्ट को फोर्स लगाएगा ना, तो जो वर्टिकल रॉड है। तो अब आपका वर्क एनर्जी से क्या बन जाएगा? बच्चों F x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ निकल आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? नहीं, एक ये ध्यान रखो बच्चों, यू विल नॉट अप्लाई एफ इक्वल टू के एक्स, यू विल अप्लाई वर्क एनर्जी। एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको तो मिनिमम निकालनी है ना। तो आपको कौन सा उसको कोई रेस्ट पे रखना है? ओके, चलो ऐसे हम करते हैं बच्चों डिस्कस। हाँ जी। फोर्थ क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है आपको। तो इक्विलिब्रियम देखने के लिए क्या करोगे? यू विल अप्लाई एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो उससे आप चेक कर लोगे कि इक्विलिब्रियम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। नो, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट एस एच एम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जैसे जो डी ऑप्शन है उसमें हो सकता है आ जाए, बट उससे पहले तो नहीं है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए आपको वो अप्रोक्सीमेशन लगानी होगी, मतलब ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन को पुट करके निकालना होगा कि बनती है कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये मतलब आपको सेकंड केस में कहा है कि वो y इक्वल टू के टी स्क्वायर है, तो उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन निकल आई, टू आ गई ना एक्सीलरेशन। तो एक केस में तो मतलब सिर्फ g है और एक केस में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू से ऊपर जा रहा है, तो मतलब इफेक्टिव एक्सीलरेशन 12 हो गई ना।
तो 7th क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो जो केस ए है, इसमें क्या कहा है आपको कि डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंटर, और केस बी में कहा है कि डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंटर। इसको बच्चों एक बार ध्यान से समझे सिचुएशन को कि तो मान लो ये डिस्क है, उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट ए है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट बी है। तो जब हम कहते हैं डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, उसका मतलब क्या होगा कि जब आपने डिस्क को ऐसे रोटेट किया तो आपके पॉइंट ऐसे बन गए, ए और बी। दिस इज फॉर केस ए। और केस बी में आपको कहा है कि डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स, मतलब अगर आपने ऐसे किया भी तो डिस्क तो क्योंकि फ्री थी मूव करने के लिए, तो डिस्क का पॉइंट ए नीचे ही रहा और पॉइंट बी ऊपर ही रहा। मुझे इन दोनों सिचुएशन में फर्क समझ आता है? ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मुझे समझाओ बच्चों, क्या फर्क है इन दोनों केसेस में? जो बच्चों केस ए है, उसमें डिस्क ने अपने सीएम के अबाउट रोटेट किया है, वेराज केस बी में नहीं किया। ये समझ आ रहा है? देखो, केस ए में तो डिस्क ने क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, तभी तो पॉइंट बी थोड़ा सा राइट को आया, पॉइंट ए थोड़ा सा लेफ्ट को आया। वेराज केस बी में तो डिस्क घूमी ही नहीं। अंडरस्टूड? तो क्या मतलब हुआ? केस ए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, क्योंकि केस ए में तो डिस्क घूम रही है, मतलब आईसीएम आएगा केस ए में, केस बी में नहीं आएगा। राइट? तो अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो, जो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क तो सिंपली mg sin थीटा ही है, तो टॉर्क तो दोनों केसेस में सेम है। लेकिन जब आप टॉर्क को आई अल्फा पुट करते हो, तो बच्चों बताओ किस केस में आई ज्यादा है? ए वाले केस में आई ज्यादा होएगा ना,
compared to B. So what can you say about the angular frequency? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ना एक 2 पाई रूट आई ओवर एम जी जेड। तो केस ए में बच्चों आई कम है ना, उसका टाइम पीरियड कम है, मतलब उसका ओमेगा ज्यादा होएगा। क्या होता है फॉर्मूला? उल्टा तो नहीं बोल दिया? उल्टा बोल दिया मैंने, केस ए में आई ज्यादा है ना, केस ए में आई ज्यादा है तो उसका सी ज्यादा है, तो विच मीन्स कि उसका ओमेगा कम है। तो वंस अगेन केस ए में आई ज्यादा क्यों है? क्योंकि केस ए में बॉडी जो है वो डिस्क अपने सीएम के अबाउट घूम रही है। केस बी में तो डिस्क घूम ही नहीं रही ना, तो डिस्क की तो कुछ रोटेशन ही नहीं आ रही। अंडरस्टूड? मतलब बच्चों डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा आईसीएम का। केस ए में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आईसीएम प्लस एम एल स्क्वायर होगा। केस बी में सिर्फ एम एल स्क्वायर होगा, क्योंकि आईसीएम तो जीरो है, बिकॉज डिस्क अपने सीएम के अबाउट तो रोटेट ही नहीं कर रही, राइट? मतलब केस बी में तो सिर्फ एक तरह से एक मास है जो एक रेडियस एल में घूम रहा है, वो खुद अपने सीएम के अबाउट नहीं रोटेट कर रहा। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्शन कर लो। नहीं, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ए में जो डिस्क है वो अपने सेंटर के अबाउट भी घूम रही है।
बी में तो डिस्क अपने सेंटर के अबाउट घूम ही नहीं रही ना। ए वाले केस में ही ऐसे हुआ था ना कि पहले पॉइंट ए ऊपर था, बी नीचे था, बाद में ए थोड़ा राइट को चला गया, बी थोड़ा लेफ्ट को आ गया। तो ए में, हाँ वही समझना है फ्री टू। ये बताओ, ये फ्री टू रोटेट से कंफ्यूज मत होना। फ्री टू रोटेट है, बट उससे हुआ क्या कि वो डिस्क तो रोटेट ही नहीं की ना। क्योंकि ये सेंटर के अबाउट वो फ्री टू रोटेट थी, तो उससे क्या होगा कि वो डिस्क घूमी ही नहीं, सिर्फ रॉड घूमी उसके अराउंड। केस ए में उसको फंसाया हुआ है, रॉड को साथ फिक्स किया हुआ है, तो डिस्क को भी घूमना पड़ेगा जबरदस्ती साथ में। आगे 9% डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कैलकुलेट लगेगा, वही 2 पाई रूट आई ओवर एम की जेड वाला फॉर्मूला लगा के को डिफरेंशिएट करना। तो इसका सी स्क्वायर प्लेट एज ए, स्टैंडर्ड बैक कॉर्नर, तो उसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। तो ये एलसीएम हो गया बच्चों। और स्क्वायर प्लेट का आई क्या होता है बच्चों? नंबर स्क्वायर बाय 6। नहीं, सॉरी, mx² बाय 6 को सेंटर के अबाउट होता है। उस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कॉर्नर के अबाउट निकला है। तो 3 में तो आपको वो रिजल्ट लगाना पड़ेगा 2 बार, 2 sin ए cos b वाला। उससे आपको देखना पड़ेगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कितनी टर्म्स बनती है।
टेंथ के सी में वो जो एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर वाली बन जाएगी ना। मुझे मेरी आवाज धीरे आ रही है क्या बात? तो अब बताना बच्चों। हाँ बच्चों, टेंथ का सी हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर आर से। देखिए बोलो भाई। आगे मैं पूछ रहा था टेंथ का सी वो ओमेगा स्क्वायर आर से किया होगा ना, कि उसके लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली। अब वो सर्कुलर मोशन में है तो उससे उसकी एक्सेलरेशन निकल आएगी। ओके आगे बच्चों। मल्टीपल। 13 में तो ये बस कैलकुलेशन ठीक करनी है ना, फिर हो जाएगा। देखो आपको एक तो ये बता दिया कि टॉर्क चाहिए उस पोजीशन में, तो वो टॉर्क किसके इक्वल होगी, एम जी एल साइन थीटा के। उससे एल निकल आएगा आपका। एक बार एल निकल आया तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाय एम जी एल लिख के, राइट। 14 में तो एक्स वाई में लिख के एलिमिनेट कर दो बस सीधा, कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, स्क्वायर एंड ऐड। और कोई? एलिमिनेट करो टी को।
तो जो जो मल्टीपल का फर्स्ट है उसमें आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, इसको सारी टर्म्स को कॉस टू थीटा साइन टू थीटा की टर्म्स में लिख लो। तो ए ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा कि मतलब कि अगर c इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर आपकी ये पूरी टर्म कभी कैंसिल नहीं होएगी, कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी, तो वो SHM है। अदरवाइज ऐसा केस बन सकता है कि जहाँ पे सारी कटी जाए और मतलब कि टर्म पूरा 0 ही बन जाए। थर्ड क्वेश्चन, आप मोमेंटम कंजर्व कर दोगे, उससे v निकल आएगा। एक आपको नया ओमेगा पता चल जाएगा √k/m से। और फिर ओमेगा इक्वल टू √a² - x² से a निकल आएगा। करना ध्यान से, आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये मास्टर्स आई थिंक नहीं, ये मतलब फिगर वाले ही लो, 3 kg 6 kg, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो 3 kg 6 kg, उसी से आ रहा है बच्चों। यार ये 2m 6m लेके आता है। थ्री एंड सिक्स लेके आता है, ठीक है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज कैसे निकलेगी बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है टी की फॉर्म में, तो उसको इंटीग्रल dt/t कर दोगे, पूरे को, तो उससे निकल आएगा। नहीं, 1 के ए ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने सी को नॉन जीरो कर दिया बस, फिर तो अब आप ए और बी को कोई भी वैल्यूज दे दो तो SHM तो आएगा ही ना।
चलो बच्चों आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं। बच्चों ये अच्छे से ट्राई करके आना है आपने नेक्स्ट टाइम। ये ना मुझे आज ऐसी फीलिंग आई कि बहुत पुराना किया हुआ है आपने काम, दोबारा देखा ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों मैं ये डिस्कस करूंगा और वेव्स की एक्सरसाइज 3A। इनफैक्ट 3A तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। 3B के भी पहले 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये SHM 3B बच्चों, और वेव स्टिल फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ 3B। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।